हेलो। जी सर। देखिए लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? हेलो हेलो हेलो। सर एब्सेंट ऑफ सैप एसेंट ऑफ सैप भी हो गया, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल भी हो गया। लोडिंग अनलोडिंग कौन एक्टिव है कौन पैसिव है? फ्लोएम लोडिंग फ्लोएम अनलोडिंग। लोडिंग और अनलोडिंग। लोडिंग भी एक्टिव है, अनलोडिंग भी एक्टिव है। हाँ बहुत बढ़िया, दोनों एक्टिव। कहाँ से ट्रांसलोकेशन होता है? सोर्स से सिंक की तरफ या सिंक से सोर्स की तरफ? सोर्स से सिंक की तरफ। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होती है कि नहीं होती है? सुक्रोज होती है सर। हाँ, ग्लूकोज क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट होती है? रिएक्ट कर जाएगी। हाँ, क्योंकि वो रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमेशा ट्रांसलोकेट करते हैं। चलो आज हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन देखते हैं। देखिए एक साइंटिस्ट थे, जर्मनी में रहते थे, नाम था उनका जूलियस वॉन सैक। उन्होंने सोचा कि प्लांट को किसमें ग्रो करते हैं? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। तो उन्होंने एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया और उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट किस किस कंसंट्रेशन में एडेड हैं ये पता था। यानी वो जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो डिफाइन है। डिफाइन मतलब आपको ये ऑलरेडी मालूम है कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट या मिनरल कितने कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं, और उसमें प्लांट रूट को सबमर्ज कर दिया। देखिए भाई, न्यूट्रिएंट एडिशन के लिए एक फनल लगा दिया जो कंटिन्यूअसली वाटर और न्यूट्रिएंट को इसमें ऐड करेगा। अब रूट्स को रेस्पिरेशन के लिए किसका रिक्वायरमेंट होगा? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। रूट को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए उन्होंने एक एरेशन ट्यूब लगा दिया और इससे ऑक्सीजन पंप किया। ओके, देखो भाई, तो ये जो है हाइड्रोपोनिक्स है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन कल्चर या हाइड्रोपोनिक्स। तो सबसे पहले प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में सक्सेसफुली ग्रो किया किसने? जूलियस वॉन सैक ने। जूलियस वॉन सैक कहाँ रहते थे? बोलो। जर्मनी में, जर्मन साइंटिस्ट थे। ये फनल है, फनल एडिंग वाटर एंड मिनरल, एरेशन ट्यूब, फनल।
ये प्लांट है जिसका कि शूट आउटसाइड है, बाहर है, और रूट किसके कांटेक्ट में है? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में। तो भाई इसको लिख लो, funnel adding water and mineral, funnel adding water and mineral। कि भाई तुम्हारा क्लास होता है, तुम लोग कभी कभी भूल जाते हो, हम तो ट्राई करते हैं, चलाते रहते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए एरेशन ट्यूब है, ये एरेशन ट्यूब, AERATION, एरेशन ट्यूब। इससे ऑक्सीजन पंप करोगे। अगर आप ऑक्सीजन पंप नहीं करोगे तो रूट में रेस्पिरेशन नहीं होगा, एंड लैक ऑफ रेस्पिरेशन की वजह से रूट की मृत्यु हो जाएगी। देखिए ये रूट है, किसके कांटेक्ट में है? रूट्स आर इन कांटेक्ट ऑफ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है? डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, मतलब नोन है। ये सॉल्यूशन कल्चर है, सॉल्यूशन कल्चर। बच्चों ये कोई नई चीज नहीं है। सॉल्यूशन कल्चर आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स also called as soilless culture। इसी को soilless culture भी कहते हैं, soilless culture। भाई आपने देखा होगा लोग घरों में मनी प्लांट लगाते हैं। मनी प्लांट कहाँ पर लगाते हैं? पानी ले लेते हैं एक बोतल में, उसके अंदर उसके रूट को इंसर्ट कर देते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, लकी बैम्बू। लोगों के ड्राइंग रूम में लगा रहता है। लकी बैम्बू भी क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स का बढ़िया एग्जांपल है। उसमें आपको न्यूट्रिएंट ऐड ही नहीं करना है। बिना न्यूट्रिएंट, मतलब वाटर में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट होते हैं, और वाटर में इतने न्यूट्रिएंट होते हैं कि वो आपके प्लांट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। क्या नाम था वो, आपने देखा होगा बहुत पहले एक ऐड आता था वाटर प्यूरिफायर का। क्या नाम था उनका? एक तो हेमा मालिनी ऐड करती हैं, और एक ऐड कौन करता है? अनिल कपूर के साथ जिनकी मूवी आती थी, कौन सी हीरोइन थी वो, नाम भूल गए। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित, यस। माधुरी दीक्षित एक ऐड करते हैं, उनका एक लड़का आता है, उन्हें बोलता है कि मम्मी मम्मी देखो हमने इसमें वाटर प्यूरिफायर, यानी जो जिसको आप फिल्टर बोलते हो, उसका पानी डाला, कितना बढ़िया ग्रो कर रहा है। तो उनकी मम्मी माधुरी दीक्षित कहती है हाँ क्यों नहीं ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसमें आपने केंटारो, एक हेमा मालिनी वाला केंटारो था, इनका कौन सा था? इनका एक और था, क्योंकि आपने इस वाटर प्यूरिफायर का पानी डाला है। आप सोचो, अगर आप अपने प्लांट में वाटर प्यूरिफायर का पानी डालोगे तो वो ग्रो करेगा कि उसमें मिनरल डेफिशिएंसी हो जाएगी? आप बताइए, एज ए साइंटिस्ट। डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो ये जो कलाकार लोग होते हैं, इनको नाचना गाना पिक्चर बनाना आता है, पढ़े लिखे थोड़ा होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन ये +2 पास नहीं होते हैं, तो इनको कुछ तो पता नहीं है, ऐड बना दिए। अबे मिनरल डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्लांट में ग्रोथ ही नहीं होगा, और लड़का बोल रहा मम्मी मम्मी देखो कितना बढ़िया प्लांट ग्रो कर रहा है। तो भैया गलती से वो ऐड आप देख के मत सीख जाना और पानी फिल्टर का डालने लगना अपने उसमें, वरना मिनरल डेफिशिएंसी हो जाएगी, बजाय ग्रोथ के उसका ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगा। तो देखिए इसी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया। एक पाइप का ट्यूब लिया, एक ट्यूब लिया प्लास्टिक का, या पाइप ले लो, और उस प्लास्टिक के पाइप में छोटी छोटी ओपनिंग क्रिएट कर दो। 1 2 3 4। आजकल एक ऐड आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर आता है, वो पूरा ओवर एक्टिंग करता है, पहले ये जो नहीं खाते थे अब खाने लगे हैं, शायद ये खा पाएंगे, शायद ये शायद वो, सेंसोडाइन। उस ऐड में देखिए आप कितनी नौटंकी कर रहा है वो।
बोल ही नहीं रहा है। सब इसी का जमाना है भैया, एड फेंको और बच्चे भर लो। अनअकैडमी और कौन आजकल क्या चल रहा है, बाईजूस। बाईजूस को तुम लोग नहीं सब्सक्राइब किया हो, जरूर सब्सक्रिप्शन लिया होगा बाईजूस का, नहीं लिया हो? नो सर। नहीं सर। अरे ये गलती कैसे कर दी है? इतना करोड़ों रुपया वो अपना बिजनेस पे एक्सपेंड किया है, तो वो तुम लोगों तक नहीं पहुंचा क्या? तुम लोग तो उसके टारगेट पे होंगे कि बाईजूस का मटेरियल ले लो, और वो भी ईएमआई पे। किस पे? ईएमआई पे। चलो देखो, यहाँ पर एक बड़ा टैंक है, इस टैंक में न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है। यहाँ से आपने मोटर से इसको पंप किया और ये न्यूट्रिएंट सोल्यूशन फ्लो करते हुए आएगा, वापस प्रीवियस टैंक में कलेक्ट हो जाएगा। मतलब आपने इसकी एक साइकिल मेंटेन कर दी। और ये जो ओपनिंग है, इसमें आप प्लांट के रूट को इंसर्ट कर दो। शूट सिस्टम बाहर रहना चाहिए। शूट कहाँ रहना चाहिए? आउटसाइड। शूट आउटसाइड रहना चाहिए। और रूट किसके कांटेक्ट में होना चाहिए? रूट्स आर इन कांटेक्ट विद रनिंग या फ्लोटिंग न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। यहाँ पर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रनिंग है, और रनिंग सॉल्यूशन में टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस की वजह से उसमें ऑक्सीजन मिक्सअप होती रहती है। बच्चों, इट इज न्यूट्रिएंट फिल्म ग्रोथ सिस्टम। ये न्यूट्रिएंट फिल्म ग्रोथ सिस्टम है। ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हाइड्रोपोनिक्स है, क्योंकि यहाँ पर आप एक साथ मल्टीपल प्लांट ग्रो कर सकते हो और इसी को कमर्शियल प्रोडक्शन में यूटिलाइज करते हैं। अगर आप किसी वेजिटेबल का, जैसे लेट्यूस है, टोमेटो है, ज्यादातर क्यूकरबिट्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट फिल्म ग्रोथ सिस्टम से करते हैं। ये भी हाइड्रोपोनिक्स है, बट हियर यू कैन ग्रो मल्टीपल प्लांट। तो देखिए, दोनों फिगर एनसीईआरटी में बने हुए हैं, आप भी बना लो। फिर एक हेडिंग डालो, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। देखिए, बहुत सारे एलिमेंट आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, लेकिन क्या सारे एलिमेंट प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं? नहीं। तो कौन कौन से एसेंशियल हैं, कौन कौन से बेनिफिशियल हैं, या कौन कौन से नॉन एसेंशियल हैं, इसको कैसे डिसाइड करते हैं? तो पहले तो आप क्राइटेरिया लिखिए एसेंशियल होने का। हेडिंग डालिए, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी या क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। देखिए, अगर वो एलिमेंट कम होगा, कम का मतलब डेफिशिएंट या फिर एब्सेंट होगा, तो प्लांट का जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, वो रुक जाएगा। मतलब उसमें फ्लावरिंग इनहिबिट हो सकती है, या उसका फर्टिलाइजेशन ब्लॉक हो जाएगा, या उसके पॉलन ट्यूब की ग्रोथ ब्लॉक हो जाएगी। डबल फर्टिलाइजेशन पे अफेक्ट आ सकता है, सीड डॉर्मेंट हो सकता है, इम्ब्रियो डॉर्मेंट, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब उसकी लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो अगर उसका रिप्रोडक्शन ब्लॉक हो जाए, अगर उसका सीड डॉर्मेंट हो जाए, तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो इन एब्सेंस ऑफ that element, plant cannot complete its normal reproduction as well as life cycle. प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। दूसरा, डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। जैसे आयरन है, कॉपर है, ये सब इलेक्ट्रॉन को खुद एक्सेप्ट करते हैं और इनसे खुद इलेक्ट्रॉन डिलीट होता है। फेरिक फेरस आयन में कन्वर्ट होते हैं, क्यूप्रिक क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट होते हैं। तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। और तीसरा, इट्स डेफिशिएंसी सिम्टम कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट। इसका जो डेफिशिएंसी सिम्टम है, उसको दूसरा एलिमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता। तो बच्चे लिखिए क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। इसमें पहला लिखिए इन एब्सेंस ऑफ दैट एलिमेंट, रिप्रोडक्शन नॉट पॉसिबल
and life cycle will be incomplete. In absence of that element, reproduction not possible and life cycle incomplete. पहला लिखिए लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट, रिप्रोडक्शन नॉट पॉसिबल। दूसरा लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म, डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। और थर्ड पॉइंट लिखिए सिम्टम या डेफिशिएंसी सिम्टम कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट, deficiency symptom cannot be replaced by another element. Clear? Hello, hello, hello. Yes, छोड़ो sir. भाई। मान लेते हैं आपकी नॉर्मल डाइट, सपोज आप डिनर करते हो, लंच करते हो, उसमें रोटी खाते हो, ठीक है? तो लंच या डिनर में आपको मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, कितनी रोटी खाते हो? 2 से 4 तक। ये नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज ऑफ ग्रोथ है। अगर ये कंसंट्रेशन होगा तो ग्रोथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। देखिए मैंने बताया 2 से 4 रोटी, तो जो 4 रोटी है ये ऑप्टिमम लिमिट है और 2 रोटी ये मिनिमम लिमिट है। तो जो नॉर्मल रेंज है इसमें जो एडिक्वेट लिमिट है 4 रोटी है और जो मिनिमम है वो 2 रोटी है। तो मिनिमम लिमिट वाले को क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो भाई? क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो अगर आप 4 रोटी से ज्यादा खाने लगोगे यानी आप एडिक्वेट कंसंट्रेशन से ज्यादा चले जाओगे, 5 रोटी, 6 रोटी, 7 रोटी, तो ओबेसिटी आएगी। तो इसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी जोन। किसमें चले जाओगे? टॉक्सिसिटी में। वोमिटिंग होगी और क्या ओबेसिटी आएगी और क्या इंडाइजेशन होगा, ये सब। और अगर आप क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम जाओगे यानी आपको खाने के लिए मिनिमम 2 रोटी मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रही है, तो आप किस जोन में चले जाओगे? Malnutrition. डेफिशिएंसी। तो एक नॉर्मल रेंज होती है, इसके आगे जाओगे तो टॉक्सिसिटी में जाओगे, इसके पहले जाओगे तो किस में जाओगे? डेफिशिएंसी में जाओगे। भाई ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स मान लेते हैं, सुनो, सपोज आपके पास 4 एलिमेंट हैं, वैसे तो बहुत एलिमेंट हैं, मान लेते हैं आपके पास 4 एलिमेंट हैं A, B, C, D, और आपको डिसाइड करना है कि वेदर दे आर क्रिटिकल, दे आर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो आप पहला हाइड्रोपोनिक्स बनाइए जिसमें A, B, C, D चारों को ऐड कर दो, A, B, C, D चारों को ऐड कर दो। अब इससे 4 डेरिवेटिव निकालो। 4 डेरिवेटिव का मतलब है 1, 2, 3, 4। ये पहला हाइड्रोपोनिक्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। ये रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, रूट शूट, रूट शूट, रूट शूट। देखिए आउट ऑफ 4 एलिमेंट्स में पहले वाले में चारों प्रेजेंट हैं। यहाँ पे A,
बी सी डी। ए आपने डिलीट कर दिया, बाकी तीनों प्रेजेंट है। यहाँ पे बी डिलीट कर दिया, बाकी तीन प्रेजेंट है। यहाँ पे सी डिलीट कर दिया, बाकी तीन प्रेजेंट है। यहाँ पे डी डिलीट कर दिया, बाकी तीन प्रेजेंट है। अब आप इसको पहले वाले से कंपेयर करिए। अगर इसमें ए प्रेजेंट है, यहाँ पे ए एब्सेंट है। अगर ए एब्सेंट करते ही लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट हो जाए, रिप्रोडक्शन अफेक्टेड हो, इसका मतलब ए किस कैटेगरी में जाएगा? बोलिए। एसेंशियल एसेंशियल है। अगर आपने ए डिलीट किया, नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता रहा, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ए किस कैटेगरी में जाएगा? नॉन नॉन एसेंशियल। फिर आप देखोगे, सपोज आपने ए डिलीट किया और जो लीफ है उसमें क्लोरोफिल लॉस होने लगा पैचेस में। दिस इज क्लोरोसिस। लॉस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज क्लोरोसिस। सपोज आपने बी डिलीट किया, आपने देखा कि टिश्यू डेथ होने लगा, लीफ का टिश्यू पैचेस में मरने लगा। नेक्रोसिस। क्या कहते हैं इसको? नेक्रोसिस। आपने सी डिलीट किया और देखा कि इसका जो फ्लावरिंग है वो डिले हो गया, फ्लावरिंग इनहिबिट हो गया, डिले फ्लावरिंग। आपने देखा कि इसके एपिकल मेरिस्टम में सेल डिवीजन रुक गया, तो इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ hydroponics you can determine which element is essential, which element is non-essential. आप कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाइए तो किस जोन में चले जाओगे? टॉक्सिसिटी जोन में। कंसंट्रेशन घटाते चले जाइए तो किस जोन में चले जाओगे? डेफिशिएंसी जोन में। You can also analyze the toxicity symptom and deficiency symptom. आप देख पाओगे कि इसका टॉक्सिसिटी सिम्टम क्या है, इसका डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है। और अभी हाइड्रोपोनिक्स को करंटली यूज करते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल में। तो आप लिखिए यूज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। बच्चों, यूज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स में पहला यूज देखो डिटर्मिनेशन ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट। पहला यूज लिखिए determination of essential and non-essential elements. Determination of essential and non-essential element. दूसरा यूज लिखो identification of deficiency symptom and toxicity symptom. Second यूज लिखिए identification of deficiency symptom and toxicity symptom. Identification of deficiency symptom and toxicity symptom. और तीसरा लिखो बोलिए तीसरा क्या आएगा? कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल। तीसरा लिखिए कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल। लिख लिया? यस सर। हेलो 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 हेलो। यस सर, लिख लिया। Yes, sir. लिख लिया। नेक्स्ट देखिए, on the basis of quantitative requirement, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट को एसेंशियल एलिमेंट को दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है। एक ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्या लिखेंगे इसको? मैक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट्स। एक कम कंसंट्रेशन में चाहिए, क्या लिखोगे? एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट। ठीक है। माइक्रो एलिमेंट को और भी कुछ कहते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया, ट्रेस एलिमेंट। ट्रेसर एलिमेंट कौन होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ट्रेसर कहते हैं, जैसे O18, C14, ये सब ट्रेसर एलिमेंट होते हैं किसी बायो
बायोकेमिकल पाथवे को ट्रेस करने के लिए यूज होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन किससे निकलती है? वाटर से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से। इसको ट्रेस करने के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया गया था। लेस देन 10 मिलीमोल, सॉरी मैक्रो, more than 10 millimole per kilogram of dry matter of soil, sorry, per kilogram of dry matter of plant tissue। अब प्लांट को ड्राई कर लो, उसका सारा पानी उड़ा दो, इसके बाद उसका जो ड्राई वेट है उसमें इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? मोर देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम। और ये कितना होगा? लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्लांट टिश्यू। पूरा लिख लेना, इस सॉइल में नहीं है। मोर देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्लांट टिश्यू, ड्राई मैटर ऑफ प्लांट टिश्यू। सुनंत मैक्रो एलिमेंट में लिखो CHON के का कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर। और माइक्रो एलिमेंट में लिखो क्लोरीन, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, जिंक, कूपर, निकेल, मॉलिब्डेनम। तो जरा पढ़ो भाई एक बार मैक्रो माइक्रो। मैक्रो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर। और माइक्रो है क्लोरीन, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, निकल, मॉलिब्डेनम। अब देखो CHON कोन, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे, नाइट्रोजन से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लगभग सारे बायोमॉलिक्यूल का कंपोनेंट होते हैं, तो इसको फ्रेमवर्क एलिमेंट कहते हैं। अगला लिखिए आप नाइट्रोजन, हेडिंग डालिए मैक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट पे लिखिए नाइट्रोजन। मैक्रो एलिमेंट देखिए, टॉक्सिसिटी सिम्टम जनरली माइक्रो के लिए आते हैं। आप जब खाना खाते हो तो चावल ज्यादा खाते हो कि नमक ज्यादा खाते हो? चावल। और जितनी क्वांटिटी में राइस लेते हो उतनी क्वांटिटी में नमक डाल देते हो क्या उसमें? नहीं। नो इसका सर। मतलब है नमक अगर थोड़ा भी, वैसे भी नमक बहुत कम चाहिए, ट्रेस अमाउंट में नमक चाहिए। अगर उसमें भी 1 चम्मच ज्यादा गिर गया तो पूरा का पूरा टेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए जब भी टॉक्सिसिटी आती है तो किसके लिए टॉक्सिसिटी आती है? मैक्रो के लिए, माइक्रो के लिए? माइक्रो के लिए आती है। चावल अगर 1 चम्मच ज्यादा गिर जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन नमक 1 चम्मच ज्यादा गिर जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। कहीं पर आप लिख लो कि टॉक्सिसिटी सिम्टम ऑलवेज अराइज फॉर माइक्रो एलिमेंट। नाइट्रोजन देखिए, सॉइल में NO3 माइनस, दूसरा NO2 माइनस, पहला वाला नाइट्राइट है, दूसरा नाइट्रेट है। NH4 प्लस अमोनियम आयन है। इसमें द मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अपटेक, सबसे ज्यादा जो रिसेप्टर्स होते हैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, वो NO3 माइनस की होती है। तो प्रिफर्ड फॉर्म कौन है? NO3 माइनस। हालांकि तीनों फॉर्म में नाइट्रोजन अपटेक होगा। तो लिखो रूट अपटेक NO3 माइनस, NO2 माइनस, NH4 प्लस। देखो रूट अपटेक NO3 माइनस, NO2 माइनस, NH4 प्लस। सुनंतु नाइट्रोजन नाइट्रोजन is the component of amino acid, or amino acid is the component of protein, और बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम होते हैं। तो ये एंजाइमेटिक फंक्शन
परफॉर्म करती है। देखिए बहुत सारे हार्मोन भी नाइट्रोजन एमिनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफान डेरिवेटिव ऑक्सिन होता है। फॉर एग्जांपल मिथियोनिन डेरिवेटिव क्या नाम है उसका, इथाइलिन होता है। इथाइलिन किससे ड्राइव होता है, मिथियोनिन से। तो ये फाइटो हार्मोन, ये प्लांट हार्मोन का भी कंपोनेंट हो सकता है, प्लांट हार्मोन। नाइट्रोजन आपको मिलेगा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस में, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सारी क्या है, नाइट्रोजनस बेस हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन डीएनए में भी है और नाइट्रोजन आरएनए में भी है। नाइट्रोजन इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जब आप क्लोरोफिल देखोगे तो क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम आयन होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय टेट्रापायरॉल रिंग। तो जो पायरॉल रिंग होती है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होती है। सो इट इज द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल आल्सो। किसका कंपोनेंट है ये, क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। तो एंजाइम का कंपोनेंट है, हार्मोन का कंपोनेंट, डीएनए आरएनए का कंपोनेंट है, क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपके खेत में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है तो आप साइनोबैक्टीरिया को एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज करोगे। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कैन बी यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। अगला लिखो पोटेशियम। देखिए पोटेशियम हाईली मोबाइल एलिमेंट है। पोटेशियम सेल के अंदर इंटर करता है, एक्टिवली जाता है। तो अगर ये सेल के अंदर इंटर करेगा तो अंदर ठूस ठूस के पोटेशियम भर गया तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो क्या जाएगा पीछे पीछे, पानी जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। तो सेल क्या बन जाएगी, टर्जिड। तो सबसे ज्यादा जो मेरिस्टम है उनको पोटेशियम का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि जो मेरिस्टम की सेल्स हैं वो टर्जिड रहना पसंद करती हैं। तो पॉइंट लिखिए, पहले तो लिखिए हाईली मोबाइल एलिमेंट। पहला पॉइंट लिखिए हाईली मोबाइल। दूसरा पॉइंट लिखिए मेंटेन सेल टर्जिडिटी। सेकंड पॉइंट लिखिए मेंटेन सेल टर्जिडिटी। अगला पॉइंट देखो, अगर सेल टर्जिड होगी तभी ग्रोथ पॉसिबल होगा, क्योंकि ग्रोथ में होता क्या है, टर्गर प्रेशर जनरेट होता है। टर्गर प्रेशर की वजह से इलॉन्गेशन होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एसेंशियल फॉर सेल इलॉन्गेशन या ग्रोथ, एसेंशियल फॉर सेल इलॉन्गेशन। और पोटेशियम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्योंकि अगर गार्ड सेल टर्जिड होती हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और अगर गार्ड सेल फ्लैसिड होंगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो अगर गार्ड सेल में पोटेशियम आयन एक्टिवली पंप होगा तो पानी भी उसके अंदर चला जाएगा और गार्ड सेल टर्जिड होंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। अदरवाइज निकल जाएगा अगर पोटेशियम आयन तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो ये पॉइंट लिखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लिख लिया? यस सर। देखिए अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है तो वहां पर मेंटेनेंस के लिए, बफरिंग के लिए पोटेशियम आयन जाता है, और अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो वहां पर मेंटेनेंस के लिए क्लोराइड आयन जाता है नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जहां पर पोटेशियम, जहां पर नेगेटिव चार्ज क्लोराइड ज्यादा है वहां पोटेशियम जाएगा, और जहां पर पोटेशियम ज्यादा वहां क्लोराइड जाएगा। तो आप एक पॉइंट और लिख लीजिए एनायन कैटायन बैलेंस। एक पॉइंट और लिखो एनायन कैटायन बैलेंस, ये आपको क्लोराइड आयन में भी मिलेगा, एनायन कैटायन बैलेंस, एनायन कैटायन बैलेंस। अगला लिखो कैल्शियम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कैल्शियम। रूट अपटेक लिखो Ca+2। इस फॉर्म में कैल्शियम का रूट अपटेक होता है Ca+2। देखिए कैल्शियम, वेट करिए, कैल्शियम
इसका रूट अपटेक लिखो Ca+2। पहले तो कैल्शियम मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फास्फेट की वजह से, फास्फोलिपिड की वजह से निगेटिवली चार्ज होती है, और ये क्या करता है, कैल्शियम आयन उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ पे लिखिए मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, permeability, increase membrane permeability। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेल वॉल में मिडिल लैमेला, उसमें कैल्शियम पेक्टेट होता है, मिडिल लैमेला। बच्चों मिडिल लैमेला में ज्यादा कैल्शियम पेक्टेट और थोड़ा मैग्नीशियम पेक्टेट होता है। So it is the structural component of cell wall, immobile element है, कैल्शियम मूव नहीं कर सकता। देखिए कैल्शियम एक इंट्रासेल्युलर सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करता है, उसको कैल्मोडुलिन कहते हैं, कैल्मोडुलिन। कैल्मोडुलिन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस, माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस, माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस। और माइक्रोट्यूब्यूल से ही स्पिंडल और एस्टर फाइबर बनते हैं। यानी कैल्शियम इज वेरी एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, और अगर सेल डिवीजन होगा तभी ग्रोथ होगी, समझे? तो बोलते हैं कि बढ़ते हुए बच्चों को कैल्शियम जरूरी है, बढ़ते हुए प्लांट को भी कैल्शियम बहुत जरूरी है। प्लांट में कौन सी हड्डी होती है, हड्डियां तो है नहीं, लेकिन फिर भी कैल्शियम इज वेरी एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। ये पॉइंट लिख लीजिए, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर microtubules assembly and cell division. Calcium is essential for microtubule assembly and cell division. So membrane permeability, component of cell wall, essential for cell division, ये सब कैल्शियम के फंक्शन है। मैग्नीशियम, अगला हेडिंग डालो, मैग्नीशियम Mg+2, रूट अपटेक मैग्नीशियम का Mg+2 के फॉर्म में होगा। देखिए मैग्नीशियम रूट अपटेक मैग्नीशियम का लिखिए Mg+2, मैग्नीशियम Mg+2। सुनंतु बहुत सारे रिस्पिरेशन के एंजाइम और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम मैग्नीशियम एक्टिवेटेड होते हैं। जैसे पहले तो हम फोटोसिंथेसिस को पकड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। किसका कंपोनेंट होता है? क्लोरोफिल का। लेकिन एक बात और याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, तो आयरन हो जाएगा। आयरन इज वेरी एसेंशियल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन अगर लिखा है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल तो मैग्नीशियम होगा। डार्क में रुबिस्को, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। और मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन कौन है? हेलो, जागते रहो भाई, सो गए? मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन कौन है? कोलेजन है, कोलेजन। देखो रुबिस्को एक्टिवेटर है और पेप्केज एक्टिवेटर है, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। एक C3 प्लांट C4 प्लांट दोनों में पाया जाता है और एक सिर्फ C4 प्लांट में पाया जाता है। जी सर। रुबिस्को यूनिवर्सल एंजाइम है, सारे प्लांट में होता है। देखिए रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स पहला लिखिए। पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। आपने ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे पढ़ा होगा, उसके जो इनिशियल एंजाइम्स होते हैं हेक्सोकाइनेज, फास्फोहेक्सोआइसोमरेज,
फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज, ये सब मैग्नीशियम एक्टिविटी, हाँ, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज, बच्चों ये सारे के सारे मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एंजाइम है। तो मैग्नीशियम इधर भी फोटोसिंथेसिस में भी जरूरी है, रेस्पिरेशन में भी जरूरी है। देखिए जो डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज हैं, दे आर आल्सो रेगुलेटेड बाय मैग्नीशियम। फॉर एग्जांपल टैग पॉलीमरेज की एक्टिविटी मैग्नीशियम रेगुलेटेड होती है, Mg+2। तो ये टैग पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज है। बिल्कुल ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज, ये भी मैग्नीशियम एक्टिवेटेड होता है। लास्ट में मैग्नीशियम इज वेरी एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जब आप टीआरएनए की 5 प्राइम टर्मिनस से 3 प्राइम टर्मिनस से एमिनो एसिड लिंक करते हैं, उसको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं। इसके लिए मैग्नीशियम जरूरी है। और राइबोसोम डाइमर फॉर्मेशन के लिए राइबोसोम में एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है। तो डाइमर फॉर्मेशन होता है, ये भी किसकी प्रेजेंस में होगा? मैग्नीशियम की प्रेजेंस में। यानी इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो बच्चों ऐसा कोई डोमेन नहीं है जो जिसको मैग्नीशियम अफेक्ट ना करता हो। सबको फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, सबको अफेक्ट करता है मैग्नीशियम। अगला लिखो फास्फोरस। देखिए रूट अपटेक फास्फोरस का आपने पढ़ा होगा। फास्फोरिक एसिड होता है, फार्मूला बताओ। H3PO4। अब H3PO4 खेत में मत डाल देना, एक एक हाइड्रोजन डिलीट करो इसका। तो H2PO4 गोटिए -1, एक और H डिलीट करो, HPO4 दुईटा माइनस, PO4 -3, और ये H3PO4 हटा दो, इधर लिखो रूट अपटेक। रूट अपटेक हमेशा आयोनिक फॉर्म में होता है, या तो कैटायन होंगे या एनायन होंगे, इसीलिए इसके अपटेक को फ्लक्स कहते हैं। आयोनिक फॉर्म में जो अपटेक होता है वो चार्ज का अपटेक है, इसलिए इसको फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए किस फॉर्म में अपटेक होगा फास्फोरस का। देखो फास्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए इसमें फास्फोरस होता है। एटीपी का कंपोनेंट है फास्फोरस। इसके बाद आप एक पॉइंट और लिखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होती है। फॉस्फोलिपिड यानी इट इज द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद एक पॉइंट और लिखिए, देखिए बहुत कम प्रोटीन है जो फास्फोरस कंटेनिंग है। एक बड़ी फेमस मिल्क प्रोटीन है, उसको केसीन कहते हैं। लेकिन केसीन एनिमल प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन नहीं है, मिल्क प्रोटीन है। इसीलिए मिल्क जो होता है वो रिच सोर्स होता है फास्फोरस का। तो ये पॉइंट लिख लो आप। लिखो कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, component of ATP, component of plasma membrane, and component of casein protein. सल्फर, अगला हेडिंग डालो सल्फर। सुनंतु H2SO4 मत डाल देना खेत में। अब उसका एक एक हाइड्रोजन डिलीट करो, HSO4 गोटिए माइनस, SO4 दुईटा माइनस। तो आप इन दोनों को यूज कर सकते हो। H2SO4 नहीं, HSO4 -1, SO4 -2, root uptake. Sulfur is the component of amino acid. Sulfur किसका component होता है? Amino acid. Cysteine, methionine.
अब लिखिए बायोटिन का कंपोनेंट है, बायोटिन कोएंजाइम ए का कंपोनेंट है, कोएंजाइम ए का कंपोनेंट है। देखिए कुछ एंटी हर्बिवोरी कंपाउंड होते हैं क्रूसीफर्स में, उनको थायोसाइनिन, आइसोथायोसाइनिन, आइसोथायोसाइनिन, थायोसाइनिन, ये क्रूसिफिनिग्रिन, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? क्रूसीफर। हर्बिवोरी को प्रिवेंट करते हैं, गाय भैंस बकरी छेड़ी ऐसे खेत में नहीं जाती जिसमें सरसों ग्रो करता है। सरसों जानते हो, मस्टर्ड को बोलते हैं। तो मस्टर्ड के खेत में हर्बिवोरी नहीं होती क्योंकि उसमें पंजेंट स्मेल आती है। और किसकी वजह से आती है? सल्फर रिच कंपाउंड्स होते हैं उसमें, थायोसाइनिन, आइसोथायोसाइनिन, सिनेग्रिन एटसेट्रा। छाप लो इसको। तो बच्चे मैक्रो एलिमेंट खत्म हो गए, अगला लिखो माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट में क्लोरीन से स्टार्टिंग करते हैं, लिखो रूट अपटेक Cl माइनस, किस फॉर्म में प्लांट क्लोराइड आयन को अपटेक करती है? Cl माइनस के फॉर्म में अपटेक करती है। देखिए रूट अपटेक Cl माइनस। एक ही फंक्शन यहाँ पे आप लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है वो, जब आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस तो वहां पर फोटोसिस्टम सेकेंड होता है, उसके साथ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ये अटैच रहता है। और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वाटर को खंडिया करता है 2H2O को, और इससे ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, और इसी का कंपोनेंट होता है मैंगनीज Mn+2, दूसरा होता है Cl माइनस क्लोराइड आयन, एक और होता है जो एनसीईआरटी नहीं लिखी है लेकिन होता है Ca+2 कैल्शियम। तो आप इसका एक ही फंक्शन लिख लो, कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। देखो कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। सुनो, दूसरा भी हमने बताया था, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो क्लोराइड आयन उधर जाके नलिफाई करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो लिखो एनायन कैटायन बैलेंस, दूसरा फंक्शन लिखिए एनायन कैटायन बैलेंस। तो क्लोराइड आयन का पहला फंक्शन क्या हो गया? ये भी मोबाइल एलिमेंट है जैसे पोटेशियम है। पोटेशियम क्लोराइड जनरली साथ साथ मूव करते हैं। लिखिए दूसरा पॉइंट एनायन कैटायन बैलेंस। बोरॉन, बच्चों बोरिक एसिड होता है H3BO3, H3BO3 खंडिया करो इसको, एक एक हाइड्रोजन निकालो, H2BO4 -1, HBO4 -2। ये गलत बोल दिया हमने, बोरिक एसिड H3BO3 होता है। बोरिक एसिड का फार्मूला बोलो, H3BO3 ना। अरे बोरिक एसिड का फार्मूला आता है किसी बच्चे को? यस सर, H3BO3। हाँ क्या बोले? H3BO3 सर। H3BO3 होगा। एक एक हाइड्रोजन निकालो इसमें, H2BO3 -1, HBO3 -2, BO3 -3, एक और लिख लो B4O7 -2। बोरिक एसिड हटा दो। तो ये सब रूट अपटेक है, इसमें एनसीईआरटी ने B4O7 लिखा हुआ है, इसको भी लिख लेना आप, रूट अपटेक B4O7। देखिए जैसे अमित शाह और मोदी की जोड़ी है, उसमें ज्ञान कौन देता है आप बताइए? मोदी को कुछ मालूम है क्या? कुछ नहीं मालूम है, सारा ज्ञान अमित शाह देता है, मोटा आदमी जो है। तो अमित शाह बहुत ज्ञानी पुरुष हैं।
बिल्कुल ऐसे ही मोदी अमित शाह की तरह कैल्शियम जो है वो बहुत ज्ञानी होता है। बोरॉन इज वेरी एसेंशियल फॉर अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। तो जो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म है उसके पीछे बोरान का ही हाथ है। ये पॉइंट लिख लीजिए, बोरॉन इज एसेंशियल फॉर अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। और अगर बोरॉन कम हो जाएगा तो सीधा कैल्शियम पे इफेक्ट पड़ेगा, कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाएगी। तो बोरॉन डिफिशियंसी लीड्स टू कैल्शियम डिफिशियंसी, और सारे के सारे कैल्शियम डिफिशियंसी वाले सिम्टम आ जाएंगे। लिखो भाई, ये पहला पॉइंट लिखो, बोरॉन इज एसेंशियल फॉर अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। बोरॉन इज एसेंशियल फॉर अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। तो अगर बोरॉन कम तो कैल्शियम भी कम। बोरॉन डेफिशिएंसी लीड्स टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। अगला पॉइंट देखो, कैल्शियम अभी हमने बताया सेल वॉल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। तो अगर कैल्शियम डिस्टर्ब होगा तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अगर सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होंगे तो टर्गर प्रेशर अंदर नहीं बन पाएगा, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल टर्गर प्रेशर मीडिएटेड है। हाई टर्गर प्रेशर से किधर होता है? लो टर्गर प्रेशर की तरफ। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन लिख लीजिए, सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखिए, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल यानी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। फूड का मतलब दाल चावल थोड़ा जाता है, क्या ट्रांसलोकेट होता है बोलो? सुक्रोज ट्रांसलोकेट होता है। अगला लिखो, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में कौन क्या ग्रोथ होता है? एक्साइन का, इंटाइन का? अरे इंटाइन। पॉलन ट्यूब इंटाइन की बनी होती है। इंटाइन का केमिकल नेचर क्या होता है? कैल्शियम पेक्टेट। वो पेक्टोसेलुलोजिक होती है, तो उसमें पेक्टिन है तो कैल्शियम पेक्टेट होगा। दूसरा लिखो, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके? बोरॉन के। पहला सबसे इंपॉर्टेंट लिखो, बोरॉन इज एसेंशियल फॉर अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। बोरॉन इज एसेंशियल फॉर अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। भाई हमारा एक पर्सनल टेस्ट सीरीज होता है, अगर आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। एक हमारा अपना टेस्ट सीरीज चलता है, उसमें फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है, तो अगर आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको व्हाट्सएप कर दीजिए आप, हम उसमें आपको उसका शेड्यूल भेज देंगे। तो नेक्स्ट आप लिखिए, बोरॉन इज एसेंशियल फॉर अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। इसके बाद फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल, फिर इसके बाद ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। नेक्स्ट लिखिए, आयरन। बच्चों इस पे क्वेश्चन आया है, Fe+3 आयरन का रूट अपटेक किस फॉर्म में होगा? Fe+3 फेरिक। बहुत सारे बच्चे Fe+2 भी लिख के आ गए थे, लेकिन आंसर एनसीईआरटी के हिसाब से चला गया था। रूट अपटेक लिखिए Fe+3। देखो जितना भी साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम बी, C1, C, A, A3 और एक क्लोरोप्लास्ट में साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो आयरन इज द कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम, और साइटोक्रोम किस में पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अगला देखो, कैटलेज एंजाइम का नाम सुने हो? एक एंजाइम होता है कैटलेज। कैटलेज कहाँ पाया जाएगा? पेरोक्सिसोम में। किसको किस में कन्वर्ट करता है? H2O2 को H2O और O2 में कन्वर्ट करता है। कैटलेज आयरन एक्टिवेटेड होता है, आयरन एक्टिवेटेड एंजाइम होता है।
एक और लिख लीजिए, बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, इसके लिए भी आयरन जरूरी है। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कैटलिस्ट एक्टिवेटर, बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। और सबसे ज्यादा यूज होता है आयरन माइक्रो एलिमेंट में। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसका होता है? आयरन का होता है। मैंगनीज, Mn। बच्चों अभी हमने Mn का फंक्शन बताया था। Mn जो है वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का कंपोनेंट होता है। Mn, मैंगनीज इज द कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। जिंक, Zn+2। देखिए जिंक ट्रिप्टोफान बनाता है, ट्रिप्टोफान से ऑक्सिन हार्मोन बनता है। तो पहला तो फंक्शन यही हो गया, ऑक्सिन सिंथेसिस। दूसरा एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये जिंक एक्टिवेटेड होता है। दूसरा लिखिए ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। तो जिंक का कुछ फंक्शन लिख लीजिए, ऑक्सिन बायोसिंथेसिस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ग्लूटामेट सिंथेसिस। एक और है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सबसे इंपॉर्टेंट जिंक का फंक्शन है ऑक्सिन सिंथेसिस और एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो ज्यादातर जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होते हैं वो जिंक एक्टिवेटेड होते हैं। कॉपर रूट अपटेक Cu+2, कॉपर का रूट अपटेक लिखिए। बच्चों क्लोरोप्लास्ट में प्लास्टोसाइनिन होता है, प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, इसी को कॉम्प्लेक्स 4 बोलते हैं। ये 4th नंबर का कॉम्प्लेक्स है। ये भी होता है क्या? कॉपर कंटेनिंग होता है। कॉपर इज एसेंशियल फॉर लिग्निन बायोसिंथेसिस, लिग्निन बायोसिंथेसिस के लिए कॉपर जरूरी है। दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बार्क। ट्री में जो बार्क बनती है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कॉपर जरूरी है। लेकिन निखिल आप छोड़ सकते हो Ni+2, क्योंकि एनसीईआरटी ने निकिल नहीं लिखा हुआ है। अगर आप लिखना चाहते हो कंपोनेंट ऑफ यूरिएज एंजाइम लिख सकते हो। लास्ट में लिखो मॉलिब्डेनम MO2+2। लास्ट में आप लिख लीजिए मॉलिब्डेनम MO, स्मॉल o लिखना, MO2 में क्या लिख रहे हैं? सर MO होता है ना मॉलिब्डेनम का? मॉलिब्डेनम का MOO2+2, ये रूट अपटेक लिखो MOO2+2। मॉलिब्डेट आयन है क्या है ये? यस सर, मॉलिब्डेट हाँ, आयन। मॉलिब्डेट आयन है ये। मॉलिब्डेनम के पीछे किसका हाथ है बताओ भाई? नाइट्रोजन का पूरा मेटाबॉलिज्म मॉलिब्डेनम संभालता है। तो अगर मॉलिब्डेनम कम है तो किसका डेफिशिएंसी हो जाएगा? नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। बच्चों 2 एंजाइम है, एक लिखो नाइट्रेट रिडक्टेज और दूसरा लिखो नाइट्रोजनेज। एक है नाइट्रेट रिडक्टेज
और दूसरा नाइट्रोजिनेस। ये दोनों, आयरन भी होता है उसमें, मॉलिब्डेनम भी होता है, तो आयरन मॉलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम है। और आप कहीं पर लिख लेना कि मॉलिब्डेनम इज वेरी एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये आपने आपको शॉर्टकट में मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स बता दिए। आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, जैसे बोरान कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो अगर बोरान डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी होगी तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछता है कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो मैग्नीशियम जाएगा, अगर पूछता है बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल तो आयरन जाएगा। जिंक ऑक्सिन बायोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जिंक एक्टिवेटेड एंजाइम होता है। कॉपर, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, सब कॉपर एक्टिवेटेड एंजाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank